तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सूरज जी आपको दोबारा से दिल से बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद फॉर 50 रुपीज डोनेशन। कहानी की शुरुआत होती है, रात का टाइम था। ऋषि और नीना आज भी उसी गुफा के अंदर रेस्ट ले रहे थे। ऋषि नीना की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं और नीना क्या सच में, और वो सोचने का कोशिश करता है कि वो दोनों मिलकर नदी से या फिर ओशन से मछली पकड़ेंगे। और वो कहता है ये सोचने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, एक ऐसा अजीब सा फीलिंग है। और उसका चेहरा रेड पड़ने लगता है। तभी नीना के अंदर स्त्री जाग जाती है और कहता है सपने देखना बंद कर दो। और ऋषि का फीलिंग एकदम से मर जाता है। फिर स्त्री ऋषि के पास आते हुए कहता है मैं तुम्हें पहली बार हंसते हुए देख रहा हूँ, बट मेरे को लगता है तुम इस चीज से भी काफी ज्यादा नफरत करते हो, है ना? अब मेरे को ये मत कहना कि तुम अपने प्रॉमिस से अब मुखरने वाले हो। तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें इंसान को इस दुनिया से विलुप्त करना है। अगर तुम इस प्रॉमिस को तोड़ देते हो तो इस लड़की को भी भूल जाना हमेशा हमेशा के लिए। मैं ऋषि कहता है तुम्हें मेरे अंदर नफरत देखना है ना, तो क्या तुम मेरे अंदर के ये वाले नफरत को महसूस करना चाहोगे? श्री कुछ समझ नहीं पाता और ऋषि अपने चेहरे को नीना के फेस के बहुत ही पास तक ले जाने लगता है। और तुम्हें पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, वो हो जाता है। और ऋषि उसे किस करते हुए कहता है कि तुम्हें और ज्यादा मेरे अंदर के नफरत को महसूस करना है। भाई वो स्त्री बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था और वो मन ही मन सोचता है ये तो अभी बस मेरे होंठों से होंठ मिलाया है, मैं इसके स्किन के अंदर तो जा नहीं सकता। हाँ यही मेरा चांस है, मैं इसके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर सकता हूँ। मैंने उस दिन उस साइंटिस्ट के बॉडी से बहुत तरीकों से कोशिश कर लिया था इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, बट इसके साथ फाइट करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। मैंने उसे काटने का कोशिश किया, हाथों से नोचने का कोशिश किया, बट किसी भी तरीके से मैं इसके बॉडी के अंदर इसके खून तक नहीं पहुंच पाया। बट मेरे को लगता है इस बार मैं इस चीज को कर सकता हूँ। और वो ऋषि के चेहरे को पकड़कर जोर से किस करने लगता है, और अब होठों से नहीं बल्कि टांग से किस कर रहा था। और स्त्री बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था। वो सोच रहा था वो पूरी तरीके से ऋषि के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और उसे अगर अपने पावर के साथ साथ ऋषि के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी को कब्जा कर ले पाता है तो फिर इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसे रोक पाएगा। बट तभी दिखाया जाता है ऋषि एक स्माइल देता है और स्त्री अपने बॉडी से अपनी कंट्रोल खोने लगता है। और स्त्री को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा ही डैमेज पहुंच रहा था। वो जल्दी से ऋषि से छूटकर दूर हटने लगता है और कहता है तुमने ये क्या कर दिया, तुम ये क्या कर रहे थे? फिर ऋषि कहता है तुम अपने सेल्स के द्वारा मेरे बॉडी के अंदर कब्जा करना चाहते थे, मैं अपनी बॉडी के अंदर तुम्हारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्त्री पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था। ऋषि खड़ा होता है और कहता है क्या तुम समझ पा रहे हो कि अगर मैं सोच लूं कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, इस धरती से पूरी तरीके से मिटा दूंगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं स्त्री सोच रही थी तो फिर मेरे को इसने छोड़ा क्यों? अगर ये ऐसा कर पाता तो वो जरूर से अभी के अभी मेरे को खत्म कर देता, बट ऐसा नहीं है। तभी वो कुछ नोटिस करता है। दिखाया जाता है ऋषि के एक हाथ के अंदर बहुत ज्यादा खून जम चुका था। वो हाथ उसका ब्लूइश टाइप का हो गया था और ऋषि अपने हाथ को उठाता है जो कि बहुत ही जोर से कपकपा रहा था। और वो कहता है मैं तुम्हें खत्म तो कर सकता हूँ बट ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक है। और फिर दिखाया जाता है उसका हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है। मिस्ट्री कहता है तुम काफी ज्यादा ही मिस्ट्रियस हो, बट ये सोचने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम जो कि 300 करोड़ों साल से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा है वो और भी ज्यादा जीना चाहता है। और तुम्हें लगता होगा बस इस लड़की के लिए तुम अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहोगे, अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते हो। मेरे को समझ में आ गया। भाई ऋषि कुछ भी नहीं कहता तो स्त्री कहता है तुम अपनी प्रॉमिस को कब साकार करने के बारे में सोच रहे हो? भाई ऋषि उसकी तरफ देखता है फिर पलटी मारकर वहाँ से जाने लगता है। स्त्री कहता है ये तुम रुक जाओ, तुम इस तरीके से अपनी बातों से मुखर नहीं सकते। ऋषि कहता है कुछ भी हो जाए मैं नीना को किसी भी हालत में सेफ रखूंगा और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने आप को भी बर्बाद कर दूंगा, फिर नीना सही सलामत जिएगी, ये मेरा वचन है। फिर उसी दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सोल्जर खड़े हुए थे। वो लोग काफी ज्यादा सीरियस थे। दिखाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे पॉलिटिशियन को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अनाउंस होता है अब हमारी पार्लियामेंट पूरी तरीके से स्त्री से मुक्त है। यहाँ पर जितने भी सारे लोग स्त्री के द्वारा अफेक्टेड थे उन सबको खत्म कर दिया गया है। और दिखाया जाता है सिया को, वो कहती है मैं अभी के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ और मेरे कामों को स्मूथली करने के लिए अब सभी लोगों का कोऑपरेशन का बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई दिखाया जाता है शहरों का सीन, सारे लोगों में ये अनाउंस होता है 32,000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और 1200 के आसपास लोग मारे गए हैं। इसके अलावा हमारे मिलिट्री के अंदर 1,30,000 से भी ज्यादा लोग आहत हुए हैं और 25,000 के आसपास के सोल्जर्स मारे गए हैं। हमारे मॉडर्न साइंस के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा नहीं जा सकता। इन सभी चीजों के पीछे बस दो ही लोग हैं, एक तो है वो नीना जो कि
स्ट्री का होस्ट है और दूसरा वो मॉन्स्टर जिसका नाम ऋषि जैन है। उसके पास एक अजीब सा पावर है और मैं एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के खातिर ये सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि इन दोनों मॉन्स्टर को, जो कि बस हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसे मैं किसी भी हालत में दुनिया के समक्ष खड़ा करूंगा। उसके बाद आप लोग डिसीजन लेंगे कि उसके साथ क्या करना है। भाई सारे लोग कहते हैं हमारा नया एक्टिंग प्रेसिडेंट किम सिया। ये न्यूज पूरे शहर के अंदर हर एक बिल्डिंग के एड स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एक विलेज के अंदर से ऋषि नीना को गोद में लेते हुए चलते हुए जा रहा था। मैं ऋषि सोच रहा था स्त्री के उसी बात को कि उसने अब तक बहुत बिलियन साल जिया है और वो और भी ज्यादा जीना चाहता है। फिर ऋषि कहता है ये इंसानी जिंदगी काफी ज्यादा अलग है, ये मेरा खुद का चॉइस है कि मेरे को ये लाइफ जीना है। इसके अंदर और किसी भी जिंदगी से ज्यादा मतलब है वो इंसान लोग जिसे कहते हैं फीलिंग्स। हाँ वो फीलिंग्स है। और वो साइड में सनसेट को देखता है जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत था। अब ऑफिशियली सीजन 2 स्टार्ट होता है। 1 साल के बाद समंदर के बीच में एक छोटा सा डाकू जिसके अंदर बस 2 इंसान, एक ऋषि एक नीना। नीना ऋषि से पूछता है तो एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पर है। ऋषि जमीन में बैठता है और रेत में कुछ ड्रॉ करने लगता है और कुछ टाइम के बाद उसने दिखाया कि वो लोग अफ्रीका के एक छोटे से डाकू के अंदर पहुंच गया है। सेंसेट होता है उसी कंट्री के पार्लियामेंट में एक ऑफिसर एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब सिया के पास आता है। ऑफिसर कहता है हम लोग 1 साल से पूरे देश को छान डाले बट फिर भी उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने हमारे देश के करंट गवर्नमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि कब इलेक्शन होगा और एक लेजिटिमेट सरकार आकर देश को वापस से रूल करेगा। भाई सिया बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। वो टेबल में अपने हाथ पटकता है, मेरे को सारी चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। तो वो ऑफिसर कहता है उन लोगों ने कहा है कि आपने जब अनाउंस किया था कि आपने उस ट्री को हराने के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, तो फिर अब जब पूरी दुनिया के अंदर ट्री वायरस फैल चुका है तो पूरा दुनिया हमारे देश को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहा है। भाई सिया बहुत ही ज्यादा ही डिप्रेस हो जाता है और वो अपने टेबल में सिर रखते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। क्या उन लोगों को जमीन ने खा लिया या फिर आसमान ने निगल लिया, मेरे को कुछ भी नहीं पता। पूरे देश की पावर को लगा दो, कुछ भी हो जाए जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढो। वही दिखाया जाता है पार्लियामेंट के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स गेट को गार्ड कर रखे थे जबकि देश के सिविलियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं चल सकता, हमारे देश को आजाद करो। और सारे लोग कहते हैं आजाद करो आजाद करो। वही दिखाया जाता है उसी आइलैंड को जहाँ पर ऋषि ने एक फ्लाइंग बेड को पेड़ से गिरा देता है जबकि नीना बहुत ही गुस्सा होकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था इसे थोड़ा सा ढीला करने के लिए, पूरी तरीके से खोल देने के लिए नहीं। मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी, तुम मेरे एक भी बात को समझ ही नहीं पाते। मुझे पता नहीं 1 साल से मैं तुम्हें लेकर किस तरीके से चल रहा हूँ। तुम्हें चोरी करना और लोगों को मारने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मेरे को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रहा है कि नताशा तुम्हें लेकर अपने कैफे स्टोर को किस तरीके से चला रही थी। तुम तो बेसिक से चीज को भी समझ नहीं पाते। मैं ऋषि चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था। मैं नीना बहुत ही परेशान होकर कहता है मैं ही बहुत ज्यादा बुद्धू हूँ कि तुम्हारे जैसे एक इडियट को लेकर इस सुनसान से डाकू के अंदर चली आई। अब तुम उसी जगह पर खड़े रहो और मेरे को एकदम से डिस्टर्ब मत करना। भाई ऋषि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है बट ये डाकू में आने का प्लान तो तुम्हारा ही था। तभी नीना फिर से चीखते हुए कहता है तुम कर कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। भाई ऋषि को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी को फ्लो करता है और कहता है तुमने तो कहा था कि मैं यहाँ पर खड़ा रहूं। भाई नीना चीखते हुए कहता है अरे तुम कम से कम इस कपड़े को तो पकड़ सकते हो, तुम्हारे पास एक बेसिक सा ह्यूमर भी नहीं है। भाई ऋषि आकर उस बेड को पकड़ लेता है और नीना कहता है तुम्हारे जैसे एक अजीब सा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हर चीज बोलना पड़ेगा, अपने आप से कोई भी चीज तुम्हें समझ ही नहीं आता। पता नहीं तुम इंसान कैसे बन गए। और दिखाया जाता है शाम हो जाता है और नीना कहती है चलो फिर फाइनली ये चीज तैयार हो चुका है। और वो फ्लाइंग बेड को थोड़ा सा नीचे करते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और दिखाया जाता है उसी के साइड में ऋषि एक रोबोट की तरह खड़ा था। नीना कहती है अगर इसी के साथ साथ थोड़ा सा ड्रिंक भी हो जाता तो मजा आ जाता। भाई ऋषि कहता है क्या मैं थोड़ा ले आऊं। नीना उसके तरफ कोल्ड फेस करके देखती हुई कहती है क्या तुम वापस से चोरी करने वाले हो उन सारी चीजों की तरह। और ऋषि साइड में देखता है वहाँ पर फ्रिज, टेबल फैन, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, टॉर्च लाइट और भी बहुत सारी चीजें थे। और नीना कहती है मेरे को पता नहीं तुम इतना ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो। यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक कोई इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है क्या तुम अपनी एनर्जी के द्वारा पूरा दिन इन सारी मशीन को चलाते रहोगे। तुम इतना ज्यादा बुद्धू कैसे हो सकते हो। बट अगर ड्रिंक के बारे में बात करा जाए तो हाँ तुम 2 बॉटल ले आ सकते हो। भाई ऋषि तैयार हो जाता है और ऋषि जब वहाँ से जा रहा था नीना जोर जोर से चीखते हुए कहता है आराम से जाना और किसी को भी मत मारना, ठीक है ना। और ऋषि हाँ करते हुए वहाँ से हवा में उड़ जाता है। फिर दिन ढलकर रात हो जाता है। उसी आइलैंड के अंदर एक बोनफायर जल रहा था और ऋषि और नीना 2 ड्रिंक को टकराता है और वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे। और तभी नीना ने साइड का एक ढोक लेते हुए कहता है तुम थोड़ा और उत्तर में जा सकते थे, तुम्हें और थोड़ा टेस्टी वाली मिल जाती। ऋषि कहता है हाँ अगर मैं जाता
रहता तो ये ड्रिंक इतना ज्यादा ठंडा नहीं रहता, आते आते गर्म हो जाता। नीना भी इसे समझ पाती है और कहता है इन सारी चीजों में तुम्हारा दिमाग काफी अच्छा चलता है। वैसे ठंडी के मौसम का क्या प्लान है, क्योंकि लास्ट बार की ठंडियों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि किस तरीके से हम लोगों ने उस ठंडी को बिताया था। वैसे क्या हमें यहाँ पर एक घर बना लेना चाहिए? और दोस्तों किस तरीके से बिताया था, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग मांगा में जाकर देख लोगे तो ऐसा नहीं है। जितना पिक्चर तुम लोग देख पा रहे हो इतना ही पिक्चर है, तो ज्यादा उतावला होने का कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी ऋषि कहता है ठंडियों के टाइम हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर कोई दूसरे आइलैंड पर चले जाएंगे जहाँ पर गर्मी होगी, और वहाँ पर जब ठंडी होगी हम लोग यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। नीना हंसते हुए कहता है हाँ ये काफी अच्छी आइडिया है, बिल्कुल उन पंछियों की तरह। तुम इस प्रकृति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो, ये तो मानना पड़ेगा। मेरी ऋषि थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। फिर बोनफायर खत्म हो जाता है और वो दोनों स्लीपिंग बैग पर सो जाते हैं और नीना के अंदर स्ट्री जागता है और कहता है बहुत हो गया, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं इस लड़के के साथ पूरी तरीके से फंस चुका हूँ और ये लड़की भी जितने दिन तक जिंदा रहेगा मैं भी उतना ही दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। और ये मॉन्स्टर भी अब थोड़ा सा इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। मैं इसके अंदर के ज्वालामुखी को किस तरीके से जगा सकता हूँ, मेरे को अब तो समझ में नहीं आ रहा। मैं दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य से दूर जाता जा रहा हूँ। मेरे को लगता है अब इस गोल को मेरे को अकेले ही खत्म करना पड़ेगा। इस लड़की के ऊपर मैं और विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मेन बॉडी तो यहाँ पर हो सकता है, बट मेरे द्वारा इन्फेक्टेड गुलामों का नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है और पूरी दुनिया के अंदर अब युद्ध शुरू हो चुका है। जितना ज्यादा युद्ध बड़ा होगा उतने ही ज्यादा लोग खत्म होते चले जाएंगे। मेरा मेन टारगेट है इंसानों को दुनिया से विलुप्त करना। और तभी नीना जाग जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। स्त्री थोड़ा सा शॉक होता है और तभी अपने हाथ से स्त्री के आंख को बंद कर देती है और कहती है तुम रुक जाओ फालतू के पैरासाइट। भाई स्त्री हमें कहता है इंसान का बॉडी काफी अजीब है, इनको अगर धीरे धीरे पॉइजन भी दे दिया जाए तो भी ये लोग पॉइजन से भी इम्यून हो जाते हैं। वैसे ही इसका बॉडी अब मेरे सेल से भी इम्यून होता चला जा रहा है। मैं अब इस बॉडी को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस हाथ को अपनी आंख से दूर करने का कोशिश करता है, अपनी पूरी पावर लगा देता है। बट तभी नीना कहती है सब कुछ ठीक है, तुम मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक ऋषि यहाँ पर है और तुम ऐसा करने का कोशिश भी मत करना। स्त्री अब रुक जाता है क्योंकि ऋषि का नाम से ही वो अब डरने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी नीना कहती है तुम मेरे अंदर जिंदा रह सकते हो और आराम से इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, मेरे को तुमसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंसिप होता है और सैटेलाइट सिग्नल रिसर्च लैबोरेटरी को दिखाया जाता है और इसी रूम से सारे सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, उन सभी से रिसर्च करा जा सकता है। तभी एक यंग लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। तभी उसका सीनियर आते हुए पूछता है क्या उन दोनों का कोई सुराग मिला, तो वो आदमी मना कर देता है। तो सीनियर कहता है पता नहीं वो दोनों कमीने कहाँ पर छुपे हुए हैं। अब तो ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि मेरे को रात को सही से नींद तक नहीं आ रहा। पता नहीं कुछ दिनों के बाद मैं शायद से पागल ही हो जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है जल्द से जल्द अगर कोई भी सस्पिशियस चीज देखने को मिले तो मेरे को जरूर से इन्फॉर्म कर देना। वो लड़का हाँ में जवाब देता है। फिर दिखाया जाता है ये भी असल में स्त्री के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका था और उससे कोसों दूर एक आइलैंड के अंदर नीना एक फ्लाइंग बेड पर सो रही थी। वो असल में दूसरे स्त्री के आंखों से भी देख सकता है और वो कहती है लगता है अभी के लिए ये सैटेलाइट का मामला चूक गया। और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है स्त्री का एबिलिटी काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। इस पूरी दुनिया के अंदर अब इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं कि मैं अब दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर मैं अपने इन्फ्लुएंस फैला सकता हूँ। मेरे को बस सोचना है और उस जगह पर कोई ना कोई स्त्री के द्वारा इन्फेक्टेड होस्ट तो हमें जरूर से मिल जाएगा। मैं किसी भी हालत में ऋषि को रोकूंगा और लोगों को खत्म करने से। इसके अलावा मैं ऋषि को भी प्रोटेक्ट करूंगी। भाई ऋषि वहाँ पर बीच में एक बोन फायर में मछली भून रहा था क्योंकि यहाँ पर मछली और फ्रूट्स के अलावा और कोई भी खाने का चीज नहीं है। फिर एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के अंदर था और हर तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। दिखाया जाता है वहाँ पर एक मिलिट्री कैंप को, इसका नाम ओडेक कैंप था। वहाँ पर एक सोल्जर को शायद से कत्ल करा गया था और एक लेफ्टिनेंट कुछ सोल्जर के साथ उसको देखने के लिए आता है। दिखाया जाता है उस विक्टिम सोल्जर के गले को काट कर उसे मार दिया गया था। लेफ्टिनेंट पूछता है बताओ हमें हमारे कैंप के अंदर कोई सोल्जर को मार कर चला गया और एक सोल्जर जो कि इतने कड़ी ट्रेनिंग के अंदर से गुजरा है और उसको भी एक चीखने का मौका नहीं मिला। वही दिखाया जाता है जंगल में एक लड़की दौड़ रही थी, इसका नाम ओकासा गोनी है, उम्र 17 साल। ये एक स्पेशल फोर्स के अंदर थी। वो दौड़ते हुए एक जंगल के पास पहुंचता है जिसके साइड में एक छोटा सा गांव था। तभी एक आदमी को कुछ फसलों को उखाड़ते हुए दिखाया जाता है। उसने एक बड़ी सी हैट पहन रखा था। तभी उसके साइड में कोई कहता है पापा आप कैसे हैं। वो अपनी सीट को ऊपर उठाता है और वहाँ पर असल में ओकासा था। वो आदमी उसे पूछता है ओकासा तुम
तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? दूसरी तरफ उन सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है। वो लेफ्टिनेंट एक सोल्जर से पूछता है, अच्छा तो उस लड़की का नाम ओकासा था और वो 17 साल की थी जिसने हमारी 3 सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया। वही दिखाया जाता है। यहाँ पर ओकासा अपने पापा से पूछता है, मेरी मम्मी क्या वो ठीक है? मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी मम्मी की हालत जानने के लिए। तभी उसका पिताजी कहता है, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही, मेरे को माफ कर देना मेरे बच्चे। कुछ टाइम के बाद एक नदी को दिखाया जाता है। उसी नदी के पास अभी ओकासा अपने पापा के साथ आई थी। ओकासा कहती है, तो मेरे मम्मी को एक ग्रेव भी नसीब नहीं हुई। भाई उसका डैड कहता है, ये उसकी खुद की मर्जी थी, वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद उसके अस्थियों को जलाया जाए और फिर उसे इस नदी के अंदर बहा दिया जाए। भाई ओकासा पूछती है कि मेरी मम्मी मरने के टाइम काफी ज्यादा दर्द में थी? नहीं, वो सोते सोते ही इस दुनिया से बिता ली। ओकासा जमीन से उठता है और अपने पापा से धन्यवाद कहता है अपने मम्मी के अंतिम संस्कार करने के लिए। और उसका पापा पूछता है, तो तुम क्या उस मिलिट्री कैंप के अंदर वापस से लौटने वाले हो? भाई वो कहती है, नहीं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड के 3 ऑफिसर्स को खत्म कर दिया। अगर मैं पकड़ी गई तो वो लोग भी मेरे को नहीं छोड़ेंगे और हो सकता है कि वो लोग मेरे को पनिशमेंट के नाम से मौत का सजा दे दे। तभी उसका पिताजी काफी ज्यादा ही सैड हो जाता है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कहीं भागने का प्लान है? भाई ओकासा कहता है, मेरे को कोई ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये लोग कभी ना पहुँच सके, जो जगह इन लोगों के पहुँच से कहीं दूर हो। मैं सोच रहा हूँ दक्षिण में कोई डाकू पर शेल्टर लेने के बारे में, और मेरे को लगता है ये एक परफेक्ट प्लान हो सकता है। अगर मेरे को किसी भी हालत में पकड़ा गया तो मेरे लिए बचना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और दोस्तों इन दोनों का इमोशन पूरी तरीके से मर चुका था क्योंकि इनके देश के अंदर डिक्टेटरशिप कायम करा गया है। और जब ओकासा बहुत ही ज्यादा छोटी थी तब उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया और उसे बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के अंदर से या कहे तो टॉर्चर के अंदर से गुजरना पड़ा। और वहाँ पर बहुत सारे लोग उसी ट्रेनिंग के अंदर अपने दम तोड़ दिए, जबकि ओकासा कुछ ऐसे गिने चुने हुए बंदों में से थी जिन्होंने इंसानों की तरह बनाया गया नरक के हैवानियत को सहते हुए बाहर आ पाई है। फिर 5 से 10 दिन बीत जाते हैं, एक्जैक्टली बताया नहीं गया। फिर उसी आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बोनफायर जल रहा था। अंधेरे के बीच में उस बोनफायर की रोशनी को बहुत ही दूर से देखा जा सकता था और दिखाया जाता है ओकासा भी वहाँ पर समंदर से आते हुए उस जगह को देख पा रही थी। ऋषि और नीना वहाँ पर बैठकर रात के डिनर कर रहे थे, वही मछली चबाते हुए, और ओकासा एक ऊंट के स्लेट में तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। वो कहती है, इंसानी सभ्यता से इतना दूर बस एक आदमी और एक औरत इस आइलैंड के अंदर रह रहा है। तभी नीना भी इसे नोटिस करती है और कहती है, ये तो एक बच्चा है, ये कहाँ से आकर यहाँ पर पहुँच गया? वही दिखाया जाता है ओकासा इसी जगह पर रहने के बारे में पूरी तरीके से सोच ली थी, जिसके कारण से वो ऊंट से बना हुआ स्लेट को भी समंदर में बहा देता है और अपने पीछे से एक खंजर को निकालता है और कहता है, मेरे को माफ कर देना, तुम दोनों का आज नसीब ही खराब है। भाई दूसरी तरफ उसी मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पर ओकासा के फ्रॉम को ले आया गया था। ये असल में 649 स्पेशल रेजिमेंट से बिलोंग करती थी और 3 साल से मिलिट्री को सर्व कर रही थी। वो बस 17 साल की है। भाई वो लेफ्टिनेंट कहता है, ये मिलिट्री के अंदर आई कैसे? क्योंकि हमारे मिलिट्री के अंदर आने का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वही 17 से 18 साल है और ये अभी 17 साल की हुई है, जबकि इसने 3 साल तक मिलिट्री को सर्व ऑलरेडी कर रखी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो सोल्जर कहता है, हाँ किसी करप्टेड ऑफिसर ने इसके एज को बढ़ा कर रखा था और हमारे मेजर भी यूनिट 649 को लेकर कुछ भी बातें नहीं करते क्योंकि वो स्पेशल रेजिमेंट है और उसके अंदर सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। भाई वो लेफ्टिनेंट पूछता है, क्या मेरे को बता सकते हो वो किस तरीके में स्पेशल है? तो वो सोल्जर कहता है, वो एक इंसान से बढ़कर एक शैतान बन चुका है, उसके अंदर कोई भी एम्पैथी नहीं है, वो बस लोगों को कत्ल करना चाहता है। वे दिखाया जाता है ऋषि और नीना के सामने ओकासा बहुत ही शांत खड़ी थी और अपने हाथों में नाइफ को घुमा रही थी। फिर वो अटैक पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जबकि नीना अपने सीट से उठकर ओकासा की तरफ आने लगता है और कहता है, हे बच्चे तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए और मेरे को बताओ तुम कहाँ से हो? भाई ऋषि थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्योंकि ओकासा वहाँ पर अपने नाइफ के द्वारा हमला कर देती है और उसका नाइफ नीना के गले के बहुत ही पास तक पहुँच जाता है। भाई ऋषि बहुत ही तेजी के साथ नीना को कॉलर से पकड़कर दूर करता है और ओकासा का अटैक पूरी तरीके से नाकामयाब होता है और ओकासा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई नीना भी ऋषि के इस अचानक के झटके से बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो गई थी और ओकासा उन दोनों से थोड़ा सा दूर खिसक जाती है। नीना कहती है, तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था, मेरे को बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? भाई ओकासा कहता है, मेरे को लगा था ये करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा बट लगता है, और फिर ओकासा वापस से बढ़ने लगता है। ऋषि भी इसे नोटिस करता है और ऋषि कहता है, भाई पर खड़े हो जाओ, आगे आने का कोशिश भी मत करना। भाई नीना जोर से चीखती हुई कहती है, वो बच्ची है ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाई ओकासा कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। और ओकासा जब आगे बढ़ ही रही थी ऋषि उसको चेहरे से
पकड़ता है और जमीन से उसे उठा लेता है। लड़की ऋषि के सीनों में अपने पैर रखते हुए जोर से फोर्स देता है और वो ऋषि के हाथ से छूट के नीचे लैंड करता है। अब ओकासा को भी समझ में आ गया था कि उसका पाला कोई साधारण आदमी से नहीं पड़ा है और ऋषि अभी तक वैसे ही शांत था। उसके अंदर कोई भी एंजाइटी नहीं थी और ओकासा सोचती है कि उसका नाइफ ऋषि के बॉडी के ऊपर पड़ा था बट ऋषि के बॉडी को काट नहीं पाता और वो मन ही मन कहता है ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, इसके अंदर कुछ न कुछ अजीब तो जरूर से है। भाई नीना आगे बढ़ती है और कहती है लगता है तुम हम लोगों को गलत सोच रहे हो, हम लोग तुम्हें हार्म नहीं करने वाले। भाई ओकासा कहता है हाँ ये तो मेरे को भी लगता है और लगता है मैंने भी थोड़ा सा गलती कर दी। तुम लोग सबसे दूसरे देश के वही भगोड़े हो जिन्होंने पूरे देश के अंदर के आवाज फैला दिया था, है ना। भाई नीना अपनी सिर पकड़ लेता है और तभी ओकासा आगे बढ़ती है बहुत ही तेजी के साथ। भाई ऋषि का स्पीड भी हद से ज्यादा था, दिखाया जाता है वो बहुत ही स्लो मोशन के साथ ओकासा की तरफ आगे बढ़ रहा था। ओकासा भी इस चीज को देख पाती है, उसका भी सेंसेस काफी ज्यादा ही शार्प था और ऋषि जब उसे पकड़ने ही वाला था वो ऋषि को डॉज करते हुए ऋषि के पीछे चला जाता है। ऋषि भी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और ओकासा जोर से चीखते हुए कहता है वहां से हिलने का कोशिश भी मत करना, अगर कोशिश भी करे नहीं तो मैं इस लड़की को मौत के गोद में सुला दूंगा, इसका गला खोल दूंगा। भैया अब ऋषि को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है नीना क्या तुम अब भी कहोगे मेरे को अपने आप को रोकने के लिए मैं उस देश को छोड़कर तुम्हारे मुताबिक एक बेडन डाकू में आकर रह रहा हूँ। और उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था। ओकासा कहता है ये क्या चीज है। भाई नीना ओकासा के हाथ को चीरता है और ओकासा जोर से चीखते हुए कहता है तुम चुड़ैल औरत। भाई दिखाया जाता है उसके बॉडी के अंदर स्त्री प्रवेश कर गया था और ओकासा स्त्री के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका था। नीना अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है। ओकासा पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी, वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था क्योंकि उसका बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था, वो जमीन में घुटनों के बल बैठ जाती है और ऋषि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। ओकासा मन ही मन कहता है मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता, ये क्या है, ये कैसे लोग हैं। भाई नीना उसके चेहरे के पास आते हुए कहता है तुम मेरे को चुड़ैल कह रही थी, छोटे से बच्चे कहेंगे, कहो मेरे को दीदी, मेरे को दीदी कहो। भाई ओकासा का मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकल रहा था क्योंकि उसका मुंह भी नीना के कंट्रोल में थी। और नीना ऋषि की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सच में छोटे से बच्चे को मारने वाले थे। भाई ऋषि दूसरे साइड में देखते हुए कहता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, ये लड़की ही तुम्हें पहले मारने का अटेम्प्ट किया था। मेरी नीना कहती है बट फिर भी तुम अपने इंसेन फोर्स को कैसे रिलीज कर सकते हो। भाई ओकासा मन ही मन सोच रहा था तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग नरक से आए हुए कोई मॉन्स्टर हो जो कि इस द्वीप में छुपे हुए थे। भाई नीना और ऋषि अजीब से शकल करते हुए उसकी तरफ देखता है कुछ टाइम के बाद और फिर नीना कहती है ऋषि इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या ये भी हमारे साथ रह सकता है। भाई ऋषि सीधा सीधा मना कर देता है और वो कहता है नहीं इस डाकू में बस मैं और तुम ही रहेंगे और कोई भी नहीं। फिर नीना कहती है तो फिर इसके साथ क्या करना चाहिए। भाई ओकासा जोर से चीखते हुए कहता है मैं किसी गोरे आदमी से मदद मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, तुम लोग मेरे को मार दो। भाई ऋषि और नीना दोबारा से अजीब से शकल करते हुए उसको देखता है और फिर ऋषि कहता है ठीक है अगर तुम चाहती हो कि ये हमारे साथ रहे तो फिर रह सकती है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें जिससे खुशी मिले तुम वो कर सकती हो। भाई नीना कहती है तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे परमिशन ले रही थी, तुम्हारा गार्जियन मैं हूँ, मेरा जो डिसीजन है वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और नीना अभी भी अपनी स्त्री के पावर के दम से उसे उसी जगह पर फ्रीज रखती है और वो मन ही मन सोचता है कुछ भी कहो स्त्री का एबिलिटी काफी ज्यादा ही मजेदार है। और फिर वो आगे बढ़ती हुई कहती है क्या सच में तुम चाहते हो हम तुम्हें मार दे। भाई ओकाटा बहुत ही ज्यादा ही घबरा जाती है, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था। नीना उसके सामने बैठती हुई कहती है तुम छोटी लड़की, शायद से तुम अब तक समझ गए होगे कि हम दोनों के पास सुपर नेचुरल पावर है और तुम्हें पता है मैं बस अपने एक उंगली के द्वारा तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3 तक काउंटडाउन करूंगा, तुम्हें इसके अंदर आंसर देना है कि तुम जीना चाहते हो या फिर नहीं। ओकासा के चेहरे से बहुत ही ज्यादा ही पसीना गिर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और नीना कहती है 2, मेरे को बताओ तुम क्या चूज करोगे। और वो 3 कहता है। भाई ओकासा जोर से चीखती हुई कहती है मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो। भाई नीना भाई रुक जाती है। ओकासा अभी भी बहुत ही ज्यादा ही घबराई हुई थी और नीना एक मुस्कुराहट देता है, फिर ओकासा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है अच्छी लड़की। भाई पीछे से ऋषि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और वो मन ही मन सोचता है ये 2 सेकंड में अच्छी लड़की हो गई। भाई सोल्जर कैंप का सीन दिखाया जाता है, वो लेफ्टिनेंट कहता है क्या बातें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। मैं एक सोल्जर कहता है हाँ वो लड़की भाग गई है, इसका खबर अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। लेफ्टिनेंट इससे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि ये लड़की इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। तो सोल्जर कहता है क्योंकि उसका पिछला मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर उसके मुंह से कोई भी बात बाहर लीक कर गई तो हमारे पूरे देश की जनता सरकार को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकता है। भाई वो लेफ्टिनेंट अपने सोच में डूब जाता है और वो कहता है ये लड़की ही एक बहुत बड़ा राज है। भाई दूसरी तरफ ओकासा
बहुत ही आराम से एक अच्छी बच्ची की तरह बैठकर मछली खा रही थी और वो ऋषि और नीना को अपनी सारे लाइफ की स्टोरी को बता देता है। नीना कहती है, ओ तुम जब छोटे थे तब से तुम मिलिट्री के अंदर हो और तुमने एक मिस्टेक किया है, इसके कारण से तुम्हें जेल भेजा गया था। वो कैसा हाँ कहता है और फिर नीना कंटिन्यू करता है, और तुम्हारे मम्मी का तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था और ये खबर किसी तरीके से तुम्हारे पास पहुंच गया, इसके कारण से तुम जेल से भाग गई और जब तुम अपने विलेज तक पहुंचे तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मम्मी ऑलरेडी इस दुनिया से विदा ले चुकी है और बहुत सारी जगहों पर घूमने लगी और समंदर में तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गई है ना। तो कैसा हाँ में जवाब देता है और कहता है, वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दी थी। नीना पूछती है, क्या तुम बता सकते हो तुमने ऐसा कौन सा जूम किया था? वो कैसा उसकी तरफ देखता है। वही नीना पूछती है, हाँ तुम बता सकते हो, यहाँ पर हम लोग तुम्हें किसी भी तरीके से कोई भी हार्म नहीं करने वाले। वही ओकासा कहती है, मेरा मिशन था एक रिसर्चर के रिसर्च डॉक्यूमेंट को चोरी करना। मैं उसके क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को दूसरे देश से चोरी करने के लिए गया था और मैं ये करने में पूरी तरीके से सक्षम था। वही नीना पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहती है, क्या दूसरे देश के साइंटिस्ट से इन्फॉर्मेशन चोरी करना? ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन था? और अगर कर भी लिया है तो देश में आने के बाद फिर भी तुम्हें जेल में क्यों डाला गया? तभी ओकासा कहता है, क्योंकि मैंने उन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में से कुछ चीजें पढ़ लिए थे। फिर वो कहती है, ख्रीष्टपूर्व 246, 1014, 124, 199, 1265, 1373, 1401, 1597, 1654, 1668, 1673, 1702, 1903। जबकि नीना अब धीरे धीरे थोड़ा सा एंसियस हो जाती है। भाई ओकासा कहता है, एंड फाइनली 1925। ऋषि कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? भाई नीना के चेहरे से पसीना गिर रहा था और वो कहती है, ये सब तो डिजास्टर ईयर कहलाया जाता है क्योंकि इन सारे सालों में वोल्केनो इरप्शन हुआ था। भाई ओकासा कहती है, हाँ बट वो सब छोटे छोटे थे। इस साल को बाउगडेन माउंटेन जो कि एक वोल्केनो माउंटेन है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पॉन्ड भी बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा इरप्शन होने वाला है। ये सुनकर नीना पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और ऋषि बहुत ही आराम से सब कुछ सुन रहा था। उस जगह पर एक शांति सा फैल जाता है और बस बोनफायर का जलने का आवाज उस सुनसान से डाकू के अंदर एक अजीब सा माहौल बना रहा था। वही दूसरी तरफ उसी सैटेलाइट कंट्रोलिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिसर्चर बहुत ही जोर से चीखते हुए कहता है, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। 39 डिग्री दक्षिण में और 128 डिग्री उत्तर में एक छोटा सा डाकू है, उससे नजदीकी सबसे बड़ा पोर्ट 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ऋषि जैन निया ये दोनों जरूर से है, मैं पूरी तरीके से कॉन्फर्म बता सकता हूँ। मेरी साइड से एक सीनियर आता है और कहता है, रुको, क्या तुम्हें सच में मिल गया? वो आदमी हाँ कहता है और उसके स्क्रीन में ऋषि का छवि पूरी तरीके से क्लीनली देखा जा सकता था। भाई एक दिन के बाद दिखाया जाता है एक आदमी ऋषि को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। उसने क्या तबाही मचाई थी और वो किस कदर ताकतवर है और उसके पास किस तरीके का एक मॉन्स्टरस पावर है। और ये एक बुढ़ा सा आदमी था, उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो कहता है, तुम कह रहे हो मैं इसके ऊपर विश्वास कर लूं? और वो साइड में देखता है, वहाँ पर अभी का एक्टिंग प्रेसिडेंट सिया थी। उससे वो आदमी पूछता है, बताओ मेरे को मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? सिया कहती है, मैं अभी के लिए इस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। बट वो आदमी कहता है, मुझे पता है तुम किस तरीके से बने हो, इसके कारण से मैं तुम्हें एक जनरल कहूंगा। सिया इससे कोई भी बहस नहीं करती और वो आदमी कहता है, देखो जनरल, ये जो वीडियो है मैं इसके ऊपर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता और तुम भी मेरे को किसी भी तरीके से विश्वास भी नहीं करवा पाओगे। मैं सिया कहती है, आपको क्यों लगता है कि मैं एक देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हुए आपके साथ मजाक करने का कोशिश करूंगा? वो आदमी कहता है, हाँ तुम आराम से कर सकते हो, वैसे भी तुमने अपने इस पोजीशन को कायम किया है एक मिलिट्री कू के द्वारा। और दोस्तों ये बूढ़ा सा आदमी किसी और देश का एक सोल्जर जनरल है। वो कहता है, और तुम हम दोनों देश के एक ही कॉमन एनिमी को बनाकर हमारे धान को दूसरी तरफ बदलना चाहते हो। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई मॉन्स्टर हमारी पृथ्वी के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करता। भाई सिया को अब थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो आदमी भी ये समझते हुए एक हल्का सा मुस्कुराहट देता है और वो कहता है, तो तुम मोटा मोटी जो कहना चाहते हो कि ये जो आदमी है वो अभी के टाइम हमारे देश के एक छोटी सी द्वीप के अंदर या फिर डाकू के अंदर रह रहा है और इसके अलावा जिसने इस पूरे जगह के अंदर एक अजीब सा बीमारी फैलाया है वो भी इसी के साथ है। इसका मतलब है पूरा दुनिया जब तुम्हारे देश के ऊपर उंगली उठा रहा है कि तुम्ही लोगों ने ये डिजीज फैलाया है तो तुमने उन लोगों को हमारे देश के अंदर भेज दिया जिससे कि पूरी दुनिया का नजर हमारी तरफ आ जाए और हम लोगों को इसका जिम्मेदारी लेना पड़े। क्या मैं सही हूँ? मिस ये कहती है, हम लोगों ने इसको तुम्हारे देश पर नहीं भेजा, ये हमारे देश से भाग गया है, ये एक भगोड़ा है। वो बुढ़ा जनरल कहता है, ठीक है बताओ इसमें हमारा क्या शेयर रहेगा? सिया बहुत ही ज्यादा हैरान होता है तो वो जनरल कहता है, इसमें ज्यादा हैरान होने की क्या बात है? अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका मतलब है हमें भी काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस
इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, और ये सभी चीज शुरू भी हुआ है तुम्हारे देश से, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेना पड़ेगा और हमारे काम के लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे देश के इसी डिजीज के कारण से हमारे देश के अंदर भी ये बीमारी छा गई है। भाई सिया का पसीना छूट जाता है और वो मनी मन सोचता है ये पूरी तरीके से एक झूठा है, इसके देश के अंदर कब बीमारी छा गई, झूठे दरिंदे कहीं का। भाई वो आदमी कहता है देखो अब इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए हम लोग हमारे पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसके बदले में इसका पूरा खर्चा वगैरह और इसका पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे देश को ही उठाना पड़ेगा। सिया कहती है आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग हमारे सोल्जर्स को वहाँ पर भेजेंगे और वो लोग इस मामले को संभाल लेंगे, आप बस परमिशन दे दीजिए। भाई वो बुढ़ा अपने स्टिक को जोर से फ्लोर में टकराते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बुद्धू हूँ, तुम चाहते हो तुम अपने सोल्जर को हमारे देश के अंदर भेज दोगे और हमारे देश के बीच में आकर और हमारे देश के विरुद्ध युद्ध स्टार्ट कर दोगे। सिया का मुंह बन जाता है और वो मनी मन सोचता है ये आदमी काफी ज्यादा अजीब है, ये सिंपली सोच ही नहीं सकता। भाई वो बुढ़ा जनरल कहता है तुम अभी के लिए हम लोगों को किस तरीके से खुश कर पाओगे उसी रिवॉर्ड के बारे में सोचो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूंगा। भाई सिया कहती है प्लीज रुक जाइए, हम लोग एक साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं। भाई दिखाया जाता है कॉल को कट कर दिया जाता है और वो एक मुस्कुराहट देता है और कहता है ये किस तरीके का मजाक है। तभी पीछे से एक सोल्जर कहता है अगर ये सब कुछ सच हुआ तो। भाई वो जनरल कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया के अंदर अचानक से गॉड आ चुके हैं, इन लोगों ने जरूर से हमारे धान को बदलने के लिए छुपके से कोई VFX मूवी बनाया होगा और इसी का ये कोई सीन है। तुम्हें तो पता ही है आजकल वीडियो एडिटिंग किस हद तक इम्प्रूव हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई AI जनरेटेड वीडियो हो। एक काम करो हमें नहीं पता ये किस तरीके का है तो हमारे ब्लैक स्कॉट 649 नंबर यूनिट को भेज दो, वो लोग आराम से इन दोनों अजीब से इंसान को संभाल लेंगे। हमें जल्द से जल्द इस परेशानी को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि बागटू माउंटेन में कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। अच्छा हम लोग एक काम करेंगे इस वीडियो का इस्तेमाल कर जनता में ये कह देंगे कि इसी मॉन्स्टर के कारण से बागटू माउंटेन डिजास्टर हुआ है, इससे हमारी बहुत सारा पैसा बच जाएगा, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में सरकार को क्षतिग्रस्त लोगों को हेल्प करने के लिए पैसा खाना वगैरह देना पड़ता है। बट अगर कोई मॉन्स्टर आ जाए और उसके कारण से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें सरकार का कोई भी ड्यूटी नहीं है। लगता है इतना उम्र होने के बावजूद मेरा दिमाग अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। चलो फिर इस खबर को पूरे देश के न्यूज मीडिया पर फैला दो। सीन शिफ्ट होता है और समंदर के बीच में नीना और ओकासा एक साथ बात कर रहे थे, जबकि ऋषि एक पेड़ के साइड में आराम से खड़ा हुआ था। मैं नीना कहती है क्या तुम और थोड़ा दक्षिण में किसी देश में जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें आराम से यहाँ से भेज सकती हूँ। मैं ओकासा कहता है नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, अगर मैं किसी और देश में चला जाऊँ तो वो देश अपने प्रॉफिट के लिए मेरे को वापस से इसी देश में भेज देगा और मेरे को मौत का सजा दिया जाएगा। ऋषि ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। ओकासा और कहती है मेरे बचपन में मेरी मम्मी हमेशा कहती थी तुम्हें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, तुम्हें बस जिंदा रहना है, अंत तक जिंदा रहना है। भाई ऋषि भी अपने मम्मी को याद करता है, उसका मम्मी भी उसे यही सेम बात किया था। भाई ओकासा अब रो पड़ती है और वो कहती है मेरे को बचपन में मेरे मम्मी पापा से उन दरिंदे इंसानों ने मेरे को उठा कर ले गया, मेरे को बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी और फिर जब मैं वापस आया तब मेरा मम्मी मर चुकी थी। मैं क्या कर सकता था, मेरे पास उनकी कोई भी चीज नहीं है, बस यही एक प्रॉमिस है जो कि मैं भी उसे किया था कि मैं जिंदा रहूंगा। तभी ओकासा के हाथ को नीना पकड़ती है और उसे आश्वस्त करती है। ओकासा बहुत सालों से उन मॉन्स्टर के साथ रहते रहते पूरी तरीके से उसका दिल पत्थर बन गया था, बट आज वो टूट पड़ती है। वो बहुत ही जोर जोर से रोती है। ऋषि वहाँ पर बहुत ही आराम से खड़ा था, बट अचानक से उसको साइड से एक बहुत ही किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वो आगे बढ़ता है और समंदर के पास जाने के बाद अपने हाथ को समंदर में डुबोता है। ओकासा और नीना ऋषि को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही थी। भाई ऋषि अपनी पावर को, अपने सेंसेस को समंदर के अंदर फैलाने लगता है। वो धीरे धीरे दूर और दूर तक फैल जाता है। फिर ऋषि कहता है कोई चीज हमारे पास आ रहा है। नीना कहती है क्या क्या है वो चीज। ऋषि अपने सेंसेस को और ज्यादा फैलाता है और उसके आंख ब्लू कलर में चमकने लगता है और वो कहता है 2, 6, 20, 40 टोटल 48 लोग हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो लोग 6 बोटों में बहुत ही तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। बस 10 मिनटों के अंदर वो लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाई ओकासा बहुत ही ज्यादा एंसियस हो जाती है और वो तेजी से खड़ी हो जाती है और वो कहती है ये मेरे लिए, वो सब के सब हमारी तरफ बढ़ रहा है मेरे लिए। अगर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर रह जाए तो हमारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी नीना कहती है बच्ची शांत हो जाओ, तुम्हें इतना ज्यादा उतावला होने का कोई भी जरूरत नहीं है। भाई ओकासा कहती है तुम सरी, तुम क्या मेरे को नहीं समझ पा रहे। इन सारे लोगों को मेरे देश से भेजा गया है, ये लोग बहुत ही ज्यादा ही भयंकर है। इन्हें पीकॉक ब्लैक स्कॉट कहा जाता है जो कि 649 यूनिट से है, जहाँ से मैं भी बिलोंग करती हूँ। और असल में यहाँ पर ओकासा नीना को कुछ और ही बोलने जा रही थी, बट वो उसके पावर से डर कर अपने वर्ड को थोड़ा सा बदल कर वो सरी कह देती है। स्मार्ट मूव। और जब ओकासा
ओकासा इतना ज्यादा चीख रही थी। अचानक से साइड से ऋषि कहता है, ए तुम चुप कर जाओ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुमने अपनी मम्मी को जो प्रॉमिस किया है कि तुम अंत तक जिंदा रहोगे, मैं उस प्रॉमिस को बरकरार रखने में तुम्हें मदद करूंगा। भाई ओकासा कहता है, देखो मैं मानती हूँ तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, अपने ऊपर इतना ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। भाई ऋषि कहता है, तुम्हें मेरी ताकत के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है, तो वहीं पर आराम से खड़े रहो। भाई ओकासा पूरी तरीके से पसीनों से लथपथ हो रही थी और वो मन ही मन सोचता है, ये आदमी पूरी तरीके से एक पागल है, ये अपने आप को कुछ बहुत बड़ा महान सा हीरो सोच रहा है। भाई नीना को तो ऋषि के पावर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था, इसी के कारण से वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। जबकि ऋषि कहता है, चाहे वो उत्तर से आए या फिर दक्षिण से, पूरब से आए या फिर पश्चिम से, वो लोग दुनिया के किसी भी कोने से उठकर आ जाए, मैं जब तक इस आइलैंड के ऊपर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर किसी को भी हानि पहुँचने नहीं दूंगा। मरना तो बहुत दूर की बात है। और वो साइड में देखते हुए कहता है, तुम लोग जियोगे, बहुत ही आराम से जियोगे। फिर 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। उस आइलैंड से 1-2 किलोमीटर दूर से दिखाया जाता है, वहाँ पर 6 छोटे बोट आगे बढ़ रहे थे। ऋषि आराम से समंदर में खड़ा हुआ था और ऋषि कहता है, तो नीना मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है, बट मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। मेरे लिए अभी के टाइम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा जिंदगी और अभी तो इस लड़की का भी। और अगर तुम दोनों खतरे में हो तो क्या मैं और नीना अपने सिर को झुकाते हुए ऋषि को अपनी पावर का इस्तेमाल करने का परमिशन दे देता है। इसी के साथ ऋषि बहुत ही कोल्ड होकर उनकी तरफ देखता है, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वही सीन शिफ्ट होता है रात में उसी जनरल के पास, जहाँ पर वो आराम से एक सीट में बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। तभी अचानक से दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है और फिर जनरल की परमिशन मिलने के बाद वहाँ पर एक सोल्जर आता है। वो बुढ़ा जनरल पूछता है, बताओ क्या हमारा मिशन कंप्लीट हुआ है? भाई वो सोल्जर पूरी तरीके से पसीनों से लथपथ एकदम से टेंस होकर कहता है, हमारा मिशन फेल हो चुका है। वो जनरल कहता है, क्या सच में? तो क्या वो लोग भाग गए? सोल्जर कहता है, नहीं, उनमें से एक ही भाग कर यहाँ पर वापस से लौट आया है। कुछ टाइम के बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, उसके सिर में पट्टियां लगाया गया था और वो जनरल उसके सामने आता है और कहता है, जो तुमने कहा दोबारा से रिपीट करो, क्या उस वीडियो के अंदर जो मॉन्स्टर को दिखाया गया है क्या वो सच है? भाई वो आदमी अभी तक अपने शौक से निकल नहीं पा रहा था, वो अपने जनरल के क्वेश्चन का जवाब तक नहीं दे पा रहा था। तभी पीछे का सोल्जर कहता है, जनरल ने कुछ कहा है, सोल्जर अपना जवाब दो। अब वो सोल्जर थरथराते हुए कांपते हुए कहता है, ये सच है, ये सच है। जनरल कहता है, मेरे को डिटेल्स में बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। और वो अभी सिर में हाथ रखते हुए कहता है, हम लोग उस डाकू में पहुंचने ही वाले थे। अब हमें उस आइलैंड का सीन को दिखाया जाता है। हमारे सामने 3 टारगेट थे, जिनमें से वो मॉन्स्टर समंदर में खड़ा था। वो अचानक से अपने घुटनों के बल बैठता है और अपने हाथ को समंदर के सरफेस पर रखता है और फिर एक ब्लू कलर का ऑरा उसके बॉडी से फैलने लगता है। दिखाया जाता है वहाँ पर पूरे पानी के अंदर एक हलचल मच जाती है, पानी का लहरें अचानक से बदलने लगता है। वो सारे सोल्जर अपने बैलेंस को खो रहे थे। तभी एक सोल्जर जोर से चीखते हुए कहता है, ये तो पानी का बवंडर है। भाई ओकासा कहता है, ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये किस तरीके से हो सकता है? और वो चीखते हुए ऋषि से पूछता है, तुम वहाँ पर उनके साथ क्या कर रहे हो? भाई ऋषि कहता है, ये बस पानी के अंदर कुछ भवंडर है और ये आराम से इन लोगों को संभाल सकता है। दिखाया जाता है उसी भवंडर में फंसकर वहाँ पर वो सारे लोग डूब जाते हैं और अब से ये भवंडर हमेशा यहाँ पर घूमता रहेगा, जिसके कारण से कोई भी पानी से इस डाकू तक पहुँच नहीं पाएगा। तो वो जनरल कहता है, ओ अच्छा, तो फिर हमारे एयरफोर्स को ऑर्डर दो, उस पूरे डाकू में आग का बरसा लगा दो। भाई दिखाया जाता है उस जनरल के पीछे का सोल्जर भी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ गया था और नीना कहती है, इस बार वो लोग हवाई में आने वाला है, आसमान से उड़ते हुए आने वाला है। कुछ टाइम के बाद कुछ जेट प्लेन को दिखाया जाता है जो कि इसी डाकू की तरफ निकल पड़ता है। भाई नीना अभी भी उनके साथ बात ही कर रहा था। भाई ओकासा कहती है, क्या आसमान से क्या वो लोग एयर स्ट्राइक करने वाले हैं? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो लोग इस पूरे डाकू को आग से नहा देगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। बट तभी ऋषि आगे बढ़ता है और कहता है, वो देखो वो लोग आ गए। दिखाया जाता है हवा में 6 बैटल प्लेन आ गए थे। ऋषि ऑस्ट्रिच के आंखों की पावर को एक्टिव करता है, जिसके कारण से उसके आंखों की पावर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो उस जेट प्लेन के अंदर उस सोल्जर तक को भी देख सकता था। तो दिखाया जाता है वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो सामने की तरफ देखता है कि ऋषि हवा में उड़ चुका था और वो फास्टेस्ट हाइपर स्पीड को एक्टिव करता है। ब्रिगेड बार्ड पावर एक्टिवेटेड, उसके साथ साथ सॉलिड बॉडी 10 लेवल एक्टिवेटेड। उसके साथ वो 6 जेट प्लेन को बहुत ही तेजी से अपने बॉडी से टकरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से धमाका हो रहा था। भाई ओकासा तो पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था ये किस तरीके का इंसान है और मैं पहले दिन किस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने चली थी। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है उसी जनरल के पास। वो कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि हमारा एयरफोर्स? और वो सोल्जर हाँ में जवाब देता है और वो कहता है, अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सिया ने एकदम से सही कहा था, वो वीडियो असली का था। अब वो जनरल काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। तभी वो सोल्जर कहता है कि हमें उस देश के साथ कोऑपरेट कर इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तभी बुढ़ा जनरल अपने हाथ को पटकते हुए कहता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लोग ऐसा करें तो वो लोग सोचेंगे कि हमारा देश बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका
चुका है। ठीक है, कोई ना, न्यूक्लियर वेपन गैस का इस्तेमाल करो और उस डाकू के आसपास टॉक्सिक गैस को फैला दो। दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आगे बढ़ता है और टॉक्सिक न्यूक्लियर गैस को उस डाकू की तरफ फैलाने लगता है, जबकि ऋषि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अल्बाट्रॉस पंछी की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण से वो बहुत ही तेजी से अपने हाथ को झटकते हुए एक बहुत ही बड़ा तूफान बना देता है। और इतने हवा के प्रेशर के साथ दिखाया जाता है जो क्लाउड बहुत ही आराम से उस डाकू की तरफ जा रहा था, कुछ ही टाइम के अंदर वो हवा के प्रेशर से दोबारा से उसी कंट्री की तरफ बढ़ने लगता है। और इसे कहता है चलो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ओकासा और नीना को धीरे धीरे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तभी सोल्जर आते हुए कहता है उस गैस के कारण से कोस्टल एरिया के बंदर के पास बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं और वो लोग एक्सप्लेनेशन का डिमांड कर रहा है। तभी दोबारा से ऑर्डर होता है, जनरल ने परमिशन दिया है बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करा जाए। भाई डीसी को दिखाया जाता है वो एक बड़ी सी पत्थर को पकड़ के रखा था और वो उसे जोर से सामने की तरफ फेंकता है और अर्जेंटिनोसॉरस के पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण से उन बैलिस्टिक मिसाइल्स जहां से लॉन्च होने वाले थे वहां पर बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर वहां पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और ये मिसाइल्स लॉन्च होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। भाई एक दिन के बाद वो सोल्जर आते हुए जनरल को कहता है हम लोग सारे तरीकों से देख लिया है बट हमारे जीतने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तभी जनरल कहता है लगता है मेरा उम्र थोड़ा सा बढ़ चुका है और वो अपने जनरल की टोपी को उठाता है और पहन लेता है और आगे बढ़ते हुए दो देश के प्रेसिडेंट को देखता है। और दोस्तों मैं इन दोनों के फेस को ब्लर कर दूंगा, नहीं तो तुम लोग पहचान जाओगे। भाई वो सोल्जर कहता है कि आप सच में करने वाले हैं? भाई जनरल कहता है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा, हमें ताकतवर देशों की पावर का जरूरत है। भाई दिखाया जाता है दो स्टैचू को जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको ही देखने के लिए आए थे। तभी दिखाया जाता है एक मच्छर को जो कि एक आदमी के गले के पास तक पहुंच चुका था और वो बैठने जाता ही है, तभी वो आदमी उस मच्छर को खत्म कर देता है। भाई नीना कहती है मेरे को लगता है मैं उन सारे लोगों के बॉडी के अंदर हूँ, बट फिर भी जितना दूरियां बढ़ता जा रहा है मेरा कंट्रोल करने का पावर उतना ज्यादा घटता जा रहा है और एक रेंज के बाद मैं उन लोगों को और कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी दिखाया जाता है और भी बहुत सारे जेट प्लेन उसी डाकू की तरफ बढ़ता है, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे बैटल शिप। भाई नीना के अंदर स्ट्री कहता है मेरे को लगता है तुम्हें और भी ज्यादा पावर का जरूरत है, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ खोना भी पड़ता है। देखो तुम्हें तो पता ही है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ऋषि इसी तरीके से लोगों का खून बहाता रह जाएगा और ये नीला सा समंदर एक दिन लाली हो जाएगी। भाई ऋषि इन सारी चीजों से अनजान समंदर की तरफ अपने पावर के साथ पत्थरों को फेंक रहा था, जबकि ओकासा डाकू के दूर दूर से पत्थर ले आकर ऋषि के पास इकट्ठा कर रहा था। दिखाया जाता है ऋषि भी अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण से उसका भी धीरे धीरे पसीना छूटने लगता है। दूसरी तरफ नीना के अंदर स्त्री कह रही थी तुम बस अपनी बॉडी का कंट्रोल मेरे को दे दो, इस चीज को रोको मत और इसी तरीके से तुम इस युद्ध को रोक सकते हो। भाई दिखाया जाता है नी बैटल शिप पर ऋषि का पत्थर आकर गिरता है और वो शिप बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। भाई आसमान में वो जेट प्लेन बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था और वो अपने मिसाइल लॉन्चिंग बटन को दबा देता है, जिसके कारण से एक बड़ा सा मिसाइल ऋषि की तरफ बढ़ रहा था। अब ऋषि ने पहले कभी भी मिसाइल के साथ टक्कर नहीं लिया था, इसके कारण से वो थोड़ा सा डर जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए ओकासा को कॉलर से पकड़ता है और नीना को भी पेट से पकड़ते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। दिखाया जाता है वो मिसाइल जब जमीन से लगता है वहाँ पर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। मेरी ऋषि कहता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मैं इन दोनों को बचाते हुए प्रोटेक्ट करते हुए इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसके अलावा मेरा पावर भी धीरे धीरे अपने लिमिट तक पहुंचता जा रहा है। तभी दिखाया जाता है एक दूसरे देश के पार्लियामेंट का सीन, वहाँ के प्रेसिडेंट ऋषि के वीडियो को देख रहा था और उसका सेक्रेटरी आते हुए कहता है उन दोनों देशों ने कहा है कि ये वीडियो एकदम से सच्ची है। प्रेसिडेंट कहता है अगर ये वीडियो सच में सच हुआ तो हमारी दुनिया में एक मॉन्स्टर आ चुका है और उन लोगों का कहना है कि ये मॉन्स्टर इस आइलैंड के अंदर रह रहा है ना? वैसे इस आइलैंड का नाम क्या है? तभी उसका सेक्रेटरी कहता है इस डाकू को कोई भी देश अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं ये अभी तक एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है। भाई वो ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है मैं इसके पावर के ऊपर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा। चलो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला देंगे। दुनिया के हर एक लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया में एक इतना ताकतवर मॉन्स्टर आ चुका है और जब सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगे तब हमारा देश के मिलिट्री मसीहा बन के उतरेगा और हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा। तभी कुछ दिन के बाद सीन दिखाया जाता है उस आइलैंड से धुआं निकल रहा था, हर तरफ एक गर्म सी माहौल बन चुकी थी। दिखाया जाता है हवा में बहुत सारे जेट प्लेन और पानी में बहुत सारे बैटल शिप धीरे धीरे आ रहे थे और दिखाया जाता है इसी कैओस के कारण से इतने सारे शोर, डर और धुएं के कारण से उन सभी का नींद हराम हो चुका था। वो लोग बैठे बैठे पसीनों से तरबतर हो रहा था। मेरी ऋषि कहता है ये सब आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ये सब खत्म कब होगा? और दिखाया जाता है पानी के हर तरफ पूरे समंदर में बस तफाई का मंजिल था। पानी में भी आग जल रहा था, कहीं पर कोई जहाज तो कहीं पर कोई प्लेन आग में जल रहा था। मेरी ऋषि बहुत ही ज्यादा थक चुका था और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है अब ये चीज मेरे हाथ से बाहर निकल चुका है, मैं अब
इसे अकेले संभाल नहीं सकता। ये इंसान अभी के टाइम पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव है। इनके पास बहुत ज्यादा शारीरिक शक्ति तो नहीं है, बट इनके पास अजीब से टूल्स होते हैं जिसके द्वारा वो इस पूरी दुनिया को कॉन्क्वर किया है। इनके पास बोलने के लिए लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा वो सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी तरीके से। और तभी दिखाया जाता है कुछ चींटियां जब जमीन से जा रही थी, अचानक से एक परछाई उनके ऊपर गिरता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पत्थर से उन चींटियों को मार रहा था। और इसी कहता है ये इंसान लोग शैतान के बच्चे हैं जो कि बस हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पूरी दुनिया में इतना ज्यादा तबाही मचाने के बावजूद कोई भी जीव इनके विरुद्ध नहीं जाता, कोई भी जीव रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। और इसी के कारण से इनका रास्ता बहुत ही ज्यादा स्मूथ बन चुका है। बट वो जमीन में बैठता है और फिर कहता है मैं लोगों को दिखाऊंगा जब प्रकृति किसी जीव के विरुद्ध रिवेंज लेने के लिए जाए तो फिर क्या अंजाम होता है। भाई नीना के अंतस्ट्री कहता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस सब कुछ रोक सकते हो, तुम बस अपनी बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ में सौंप दो, तुम ऋषि को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे और इस ह्यूमैनिटी को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, ये सारे सोल्जर्स भी बच जाएंगे। भाई दिखाया जाता है ऋषि अजीब सा आवाज करने लगता है और फिर अपने हाथ को थम्स अप करते हुए आगे बढ़ाते हुए कहता है कौन कौन मेरे फाइट में मेरे साथ आएगा। और उसके बॉडी से एक अजीब सा वेव हर तरफ फैलने लगता है जो कि धीरे धीरे पूरे समंदर से पूरे दुनिया के अंदर फैलने लगता है। तभी ओकासा अपने सिर को झुकाते हुए कहता है अब लगता है हमारे बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और तभी हवा में काफी सारे पंछियों की आवाज सुन पाती है और दिखाया जाता है बहुत सारे पंछी हवा से जा रहे थे और उनके परछाई नीचे गिर रहा था। भाई समंदर में भी दिखाया जाता है पानी के नीचे से छोटे छोटे मछली और कुछ टाइम के अंदर बड़े बड़े डॉल्फिन, शार्क्स सब कुछ ऋषि की तरफ से फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मेरी ऋषि कहता है तुम सभी लोग मेरे साथ दो, दुनिया के इस इंसानी पैरासाइट को खत्म करने में इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और बहुत साल पहले दिखाया जाता है कुछ बच्चों को एक मैदान में खेलते हुए। भाई उनके साइड में ऋषि बैठकर देख रहा था, वो भी अब बहुत ही ज्यादा छोटा था। तभी कोई उसके सिर में हाथ रखता है, ऋषि उसकी तरफ देखता है और वो कहती है तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। और ये असल में उसका मम्मी थी और उसका मम्मी कहती है अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, खेलने से बहुत ही पक्की दोस्ती बनती है। मेरे उसका मम्मी उसके साइड में बैठता है, देखो ये काफी ज्यादा मजेदार है, क्या तुम भी उनके साथ खेलना नहीं चाहते। भाई ऋषि थोड़ा सा उदास होते हुए साइड में देखता है और उसके मम्मी को उसके सारे एक्सप्रेशन के बारे में पहले से ही पता था, इसके कारण से वो उसे डांटती नहीं बल्कि कहती है लो तुम अपना हाथ दो। और ऋषि अपने हाथ को आगे देता है और उसका मम्मी उसके थंब को पकड़कर अपनी तरफ से एक थम्स अप देता है और कहता है कौन कौन मेरे साथ खेलना चाहता है, जल्दी जल्दी आगे आओ। और ऋषि देखता है वहाँ बस सारे बच्चे आगे आ जाता है और वहाँ पर एक गधा भी था जो कि एक लड़की को अपनी पीठ में लेते हुए आ रहा था। और अभी के टाइम ऋषि उसी चीज को याद करते हुए उस थम्स अप को किया था। दिखाया जाता है हवा में बहुत सारे पंछी, अलग अलग ब्रीडों के पंछी उड़कर उन जेट प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वही पानी में शार्क्स और भी बहुत सारे छोटे बड़े मछली उन बैटलशिप की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहाँ बस सारे कैप्टन और सोल्जर पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। लेफ्टिनेंट कहता है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, यहाँ पर चल कर रहा है हवा में पंछियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरा आसमान में इतने सारे पंछी उड़ते हैं कि पूरा आसमान ही ढक जाता है। वही पानी में मछली घूमते हुए छोटे बड़े बवंडर बना रहे थे जो कि उन शिप्स को पानी के अंदर डुबो रहे थे। और हवा में वो सारे पंछी जाकर उन जेट प्लेन के पंखों में या फिर शीशे के गार्ड में अपना जान दे देता है, जिसके कारण से भीषण ब्लाड हो जाता है और बैटलशिप के अंदर के पंखा भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से वो बैटलशिप भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। दिखाया जाता है पानी के अंदर बहुत सारे जहाज अब डूब गए थे और अभी भी बहुत सारे डूबने वाले थे और हवाई में बहुत सारे जेट प्लेन अपने आप से टकराता है, अपने आप से ब्लास्ट करने लगता है। ओकासा ऋषि के पावर को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उसके पास बोलने के लिए सब नहीं थे। भाई ऋषि वहाँ पर शांति से खड़ा था और वो कहता है ये काफी ज्यादा सिंपल है, ये सारे पंछी, ये सारे शार्क, डॉल्फिन आज इंसान के विरुद्ध जाएंगे। उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है दूसरे की जिंदगी को लेकर खेलने में, उनको टॉर्चर करने में, उन लोगों को खत्म करने में। अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा इस दुनिया के अंदर सारे जीवों के जब कोई दुश्मन बन जाता है तो वो किस तरीके से बदला लेते हैं। भाई दूसरे देश के पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है, वो लोग भी अपने सैटेलाइट कैमरा से ये सब कुछ देख पा रहे थे और इस पर के पूरे सेना की टुकड़ी इसी देश से निकला था। वो लोग पूरी तरीके से पसीनों से लथपथ हो रहे थे। वो लोग सोच रहे थे ये उन लोगों ने किस मॉन्स्टर के साथ पंगा ले लिया है। इस वीडियो को पब्लिक कर दिया जाता है, इसके कारण से बड़े बड़े बिल्डिंग के एड्स टीवी में, सोशल मीडिया में फैल चुका था। हर कोई बस इसी वीडियो को देख रहा था और हैरान हो रहा था और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ओकासा अब पूरी तरीके से
जम चुका था, उसको कोई भी चीज फील ही नहीं हो रहा था। दिखाया जाता है एक मिसाइल उनके तरफ आगे बढ़ रहा था। ओकासा कहता है अगर ये कोई नॉर्मल सा सिचुएशन होता तो हमारे पास बचने का कोई भी चांस नहीं था, बट और दिखाया जाता है उसके सामने ऋषि आ जाता है और वो अपने हाथों से ही उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऋषि कहता है तुम सभी लोग जिंदा रहोगे, मैं तुम में से किसी को भी हानि पहुंचने नहीं दूंगा। और वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, उसके आंखों से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था और वो कहता है 500 चील आगे बढ़ो। और वो अपने हाथ को पानी की तरफ करते हुए कहता है 500 व्हेल आगे बढ़ो। वहाँ पर बहुत सारे व्हेल आगे बढ़ता है। वो सभी ऋषि के बात को समझ रहा था। तभी ऋषि थोड़ा सा शॉक होता है। दिखाया जाता है पानियों के गहराइयों में एक काली सी साया को। ऋषि कहता है तुम भी यहाँ पर आ चुके हो और एक मुस्कुराहट देता है और कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। दिखाया जाता है उसे अंधेरे साये से 2 आंखें बाहर निकलता है। ऋषि कहता है तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम तो यहाँ से बहुत दूर बारमूडा के आसपास रहते थे, बट ठीक है अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अभी दिखाया जाता है और भी बहुत सारे जेट प्लेन और बैटल शिप वापस से ऋषि की तरफ आगे बढ़ रहा था। उनका कैप्टन कहता है सबके सब अपने एम को तैयार कर लो और तैयार रहना, मैं जब फायर कहूँ। और उसका बातें वहीं पर रुक जाता है। वो सामने की तरफ कुछ देखते हुए पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। दिखाया जाता है पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा कुछ बाहर आ रहा था। उनका पूरा बॉडी शेक करने लगता है। उनका हैरियत का कोई ठिकाना नहीं रहता, चाहे वो पानी के कैप्टन हो या फिर जेट प्लेन के पायलट। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस आ चुका था जिसका सिर इतना बड़ा था कि उनका पूरा सेना का टुकड़ी भी उसको कवर नहीं कर सकता था। और लोग भी इस सीन को देखता है। वो ऑक्टोपस पूरी तरीके से उस जगह पर तूफान मचा देती है। हर तरफ बस आगों के लपटे फैल जाता है। भाई नॉर्मल सिविलियंस के अंदर भी अफरा तफरी मच जाता है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं ये क्या कोई VFX मूवी है, बट ये तो न्यूज चैनल में दिखा रहा है। भाई नीना अपने चेहरे में हाथ रख लेती है। भाई ऋषि कहता है तुम सारे इंसान लोगों को लगता है तुम इस दुनिया के बारे में पूरी तरीके से जानते हो, तुमने इस पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से समझ लिया है, बट यही तुम्हारा गलती है। दिखाया जाता है वो ऑक्टोपस उन सारे बैटल शिप को मच्छर की तरह मसल रहा था। उसका साइज हद से ज्यादा विशाल था। पूरी दुनिया में यही खबर छा गया था। इस वीडियो को हर तरफ हर एक जगह पर दिखाया जा रहा था। वो लोग इस मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो रहे थे। उस तीसरे देश के प्रेसिडेंट भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लोग कहते हैं क्या दुनिया का अंत आने वाला है। मैं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। उसी कैफे स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर नाताशा अपने मोबाइल में सारी न्यूज देख रही थी। वो कहती है ऋषि नीना, और वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। वही उस देश के पार्लियामेंट को दिखाया जाता है। एक ऑफिसर आते हुए कहता है हम लोगों को यूनाइटेड नेशन से एक मैसेज मिला है। वो लोग उस आइलैंड को एक नाम देना चाहते हैं और हमारे देश के लोग वहाँ पर रह रहा है। इसके कारण से हम ही लोगों को ये नाम सजेस्ट करने के लिए कहा है कि हमें हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। वही सिया कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उस आइलैंड का नाम रख दो रेड आइलैंड, क्योंकि उस आइलैंड का समंदर अब लाल हो चुका था, वो भी खून से। वही ऑफिसर नाम लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। जबकि सिया को दिखाया जाता है उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। वो ब्लीडिंग को पोंछते हुए कहता है मेरे को लगा था मैं इस प्रॉब्लम को अपने हाथों से सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये मेरे हाथों से अब निकल चुका है। अब तक बहुत ही बड़े बड़े देशों ने इस मॉन्स्टर के साथ मुकाबला करने का कोशिश किया, बट सबके सब नाकाम रह गए। मेरे पास भी अब गिनती की दिन बाकी है। इतने सब कुछ के बावजूद अफसोस के साथ कुछ ही दिनों के अंदर अपनी मौत को स्वीकार करना पड़ेगा। वही दिखाया जाता है रेड आइलैंड में हर तरफ बस धुआं ही धुआं, खून ही खून फैल चुका था। वहाँ बस समंदर में कहीं पर बैटल शिप, कहीं पर इंसान, कहीं पर मछली तो कहीं पर पंछी, सभी चीज मरकर समंदर के गहराइयों में समाते जा रहे थे। वही डाकू में ऋषि बीच में बैठा था, निगरानी कर रहा था और दोनों लड़की सो रही थी। मिस्ट्री कहता है ये पूरी तरीके से एक मैसेक्री है। नहीं, ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। मैंने जितना भी सोचा था इसका पावर इससे कहीं कहीं ज्यादा है। मैं इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरा अफसोस है। बट मेरे को ये भी लगता है कि ये लड़का इंसान को तो पूरी तरीके से विलुप्त नहीं करेगा। मेरे को लगा था मैं इस बॉडी के साथ इसे अपना गुलाम बनाकर पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा, बट मेरे साथ ये क्या हो गया। ये इंसान का बॉडी काफी ज्यादा अजीब है। इसका जेनेटिक्स भी अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और वो धीरे धीरे मेरे पावर का वो खुद ही अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर पा रहा है। क्या करूँ मैं इसका। अगर ऐसा ही चलता रहा। और वो ऋषि की तरफ देखता है, अचानक से ऋषि का बॉडी सेक करने लगता है। ये देखकर तो स्त्री पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। दिखाया जाता है ऋषि जब खड़ा होता है उसका पूरा बॉडी बहुत ही जोर जोर से सेक कर रहा था और ये देखकर स्त्री थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो सोचता है लगता है ये अब अपने लिमिट पर पहुंचने लगा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर ये अपने पावर को एक्सट्रीम यूज के कारण से खो देगा और तभी मेरा मौका आएगा। अब दोस्तों आज का वीडियो यही पर समाप्त करते हैं कि ऋषि अपनी पावर को इस कदर खो देगा कि स्त्री इसके बॉडी को अपना लेगा या फिर नीना अपने हाथों से ऋषि को खत्म कर देगा या फिर इंसानों के द्वारा और भी तगड़ा अटैक अब होने वाला है। जानेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल में नए हो या फिर ये सीरीज अच्छा लग रहा है जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए बाज़ यानी 2.0। पीस आउट, बाय।